मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। बाकी के वीडियोस का जो लिंक है वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ के साथ आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है फ्लिपकार्ट और मंत्रा से, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पर दिए गए प्रोडक्ट पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है आपको अगर कोई चीज करनी है तो यहाँ पर जाकर क्लिक करें और खरीद सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। नीचे आई वाला बटन दिखा है, दबा दिया करो। था 10 बार खाने के बावजूद काम ना करो थे, ना पढ़ाई करो इधर, ना कोई और कोई काम खाते वो करो थे। तो नीचे जाए लाइक करोगे वीडियो ने, नीचे हाई वाला ऑप्शन दिखोगे, दबा दियो सारा सारा वाला। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू होता है, दो चीजें हैं। भारतीय संविधान कब भारत पे लागू होता है, कब स्वीकृति मिलती है उसको? तो स्वीकृति मिलती है 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार का है? संघीय गणराज्य। तो एक बार 1 मिनट के लिए आप समझिए संघीय गणराज्य होता क्या है। संघीय गणराज्य क्या होता है? ऐसा कोई देश जहां पर जो राज्य होते हैं, जहाँ राजस्थान है, जहाँ अपना देश है, भारत है, संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के बीच में अपने अपने अधिकार हैं। वो अलग अलग अधिकार होते हैं। दोनों की शक्तियां आपस में पारस्परिक रूप से जुड़ी होती हैं, मतलब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। लेकिन केंद्र के पास शक्तियां अधिक शक्तिशाली होती हैं, और राज्य है वो अपने स्वेच्छा से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र तो होता है, लेकिन वो केंद्र से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। यह तो थी टेक्निकल भाषा जो थे लिख्स को। लेकिन अब थन ऐ समझ लो, बात अया की है कि घर में केंद्र है दादो और राज्य ही बेटाओं का सारा। तो चाहे दादा के पास हमेशा ज्यादा अधिकार रहे, बेटा पास हमेशा कम अधिकार रहे। समझ में आ गई थारा बात? बेटो आपका तरीका कोई भी फैसलो लेना चाहो वो ले ले जाए, घर बना लियो, गाड़ी बना लिया। लेकिन बात यह है कि दादा का नहीं जिम्मा होना कि भाई जी कुल लेके आनी तो कोई नहीं लेके आने दे। तो समझ में आ गई, केंद्र कौन मानने दे, है ना? अब क्या चाहे चाहे घर में कितनी लड़ाई हो जाओ, केंद्र और मतलब दादा बीच में बेटा बीच में, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो आपका जाके दूसरी जगह रहना शुरू कर दे। कौन कर सका ना? तो यही है इनके कहे है संघीय गणराज्य के रूप में जाने जाए। अब हर याद होगी कि मेरे सामने यहाँ चीज। तीसरा नियम है रूल ऑफ लॉ, को क्या कहा जाता है? कानून को शासन। कानून को शासन क्यों है? जठे कानून के द्वारा जो नियम कायदा बनाए गए उस हिसाब चलना पड़ा है, संविधान के हिसाब से चलना पड़ा है। जय भारत है पूरे कानून को शासन है। अब थे उत्तर कोरिया में चला गया वो के नाम है, उत्तर कोरिया में चला गया, उठे थोड़ी है को कानून को शासन, उठे कोई कानून ना है। उठे तो कानून जो वो के नाम है, उठे को दिमाग से निकल को उठे को जो तानाशाह कमेंट बॉक्स में बताइए वो खाते वो ही करना पड़ा है। तो यही है जटिल संविधान के सामू नियम मानना पड़े, वो कानून को शासन है। भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो संविधान सभा है वो के द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा का निर्माण कब होता है ये बताना मुझको। अगला क्या, भारतीय संविधान की सभा का निर्माण कब शुरू हुआ? तो 6 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अच्छे से याद कर लेना, 6 नहीं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को पहला प्रस्ताव पारित होता है। अच्छे से याद कर लेना, 9 दिसंबर ने पहली बार बैठे हैं, 2 दिन की छुट्टी ली और बाद में 11 तारीख ने पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ है। समझ में आ गया आपको? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट अध्यक्ष पूछे हैं। पहले अध्यक्ष तो पहले ऐसे एक सचिन सिन्हा थे, उसके बाद में कौन बनते हैं आपके सामने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो बनते हैं। कौन थे परमानेंट वाले? राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब यह मसौदा समिति कौन है परमानेंट? जितना भी संविधान है ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों है? जहां मान लो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का भाई जितना भी नियम कायदा जो बनाया गया वह ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया करती। बाकी सारा बैठ जाया करता और ऊपर चर्चा करा करता। ड्राफ्टिंग कमेटी या मान लो सबसे मुख्य कमेटी, समझ में आ गई? सबसे मुख्य कमेटी 22 साल संविधान को निर्माण बाई करो। तो उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनको सबसे बड़ा योगदान रहा इका बनान का था। अगला क्या, सर्वधर्मा समाभवा का क्या अर्थ होता है? तो सभी धर्मों के प्रति समान भावों को क्या कहा जाता है? सभी धर्मा समान भाव।
समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का क्या अर्थ होता है भाई, नामो बेरो पार्टनर समाज प्लस वाद। तो अहियां की बात करी जा जटे समाज से संबंधित कोई चीज है, तो समाज की कोई बात करोगे तो समाज में क्या बात हो भाई, सभी लोग बराबर रहे, सबने बराबर अधिकार मिले। रामू का दादा कन 2 रुपया ज्यादा है का, श्यामू का दादा कन 2 रुपया कमी जाए को नहीं कि दुनिया की एक ना तो ऊपर बैठा दियो, मंच पर बैठा दियो, दूसरा नीचे बैठा दियो ना, दुनिया ने बराबर का अधिकार मिली, वही समाजवाद है। समझ में आ गई? समान अवसर व संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, मतलब सभी लोगों को बराबर अधिकार मिली, उन्हीं समाजवाद के नाम से जाने जाए। लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में होती है? तो लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता का हाथों में है। भाई भारत की जनता ने बात बेरो को नहीं नेता जा जाए तो ये मोता हो जाए, बोलो भाई जी कहीं तो बोले थप्पी मार जा हमारे कर तुम तो कि मैं दे जागो, या अपनी सोच गलत है। जिस दिन आपा जवाबदेही तय करनी शुरू कर देंगे हर नेता की, जब आपा हर से सवाल पूछना शुरू कर देंगे जब भारत देश को विकास होना शुरू हो जाओ। आपा तो आओ मगार में कोनी बोले नेताजी को मारे सेल्फी ले ली मारो जानकार है, कहीं आके एक रहो गाँव को थे थारो जीवन में कदे काम पड़े हो के नेता को है, कोई सगाई पता ही करे ही थारी वो कोई काम को नहीं है, अन्य कोई ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत है को नहीं, अन्य सवाल पूछा हमारी सड़क बनी तो क्यों कौन बनी। समझ में आ गई? तो यही है सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होती है? जनता होती है। और ये बात आपको जाननी है, इस देश की जो युवा पीढ़ी है जो थे वीडियो देख रहे हो ये हो थे, मेन बात यह था न जाननी है, बहुत जरूरी बात है। क्यों आता तो थे तो रील में देख देख के बड़ा हो जाओ। समझ में आ गई? तो जनता के पास रोचे शक्ति होती है, 5 साल बाद में अपना घन शक्ति है, ज्यादा हवा मुड़ी तो 5 साल बाद में तार के नीचे आ जा बड़ा इन ना। और ज्यादा अगर गफलेबाजी करे तो आरटीआई लगा के सारा जान लिया बाकी कट्ठे कट्ठे की गड़बड़ करेड़ी है। समझ में आ गई? लेकिन इसके लिए आपको अपने अधिकारों के प्रति क्या होना पड़ेगा? जागरूक होना पड़ेगा। और अधिकारों के जागरूक होने के लिए क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? किससे? मोहित सर से। समझ में आ गया? इससे तभी जागरूक हो पाओगे आप। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म का क्या अर्थ है? राज्य के सभी धर्मों के से समान दूरी रखना। तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि राज्य का सभी धर्म है उससे समान रूप से दूरी रखने को अर्थ यो होने कि उन्हें कन्ने को न्याय दे सब ने समान माने जा, चाहे भाई हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। समझ में आ गया था? सब धर्मा ने समान माने जाओगो, सब धर्मा को समान रूप से क्या माने जाओगो? समान माने जाओ, सबका बराबर रूप से इज्जत मिलेगी। समझ आ गई? सब ना उनके संस्कृति मानन को, उन्हें धर्म न मानन को, उनका कोई त्योहार ही उन मानन को, उनका कोई पढ़ाई है उन मानन को, उनकी भाषा लिपि न मानन को के अधिकार दियो जागो। अया कोनी की मान ले कोई बड़ो धर्म है तो उन धर्म नहीं मानन के लिए सबने बाध्य करया जाएगा। यो सेकुलरिज्म को अर्थ है। और यो अपनो जो प्रियम्बल है प्रस्तावना उम ये सब दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल क्या कहलाती है? तो जया आपने शरीर की रीढ़ की हड्डी है ना, वो अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी आत्मा भी बोल सको। अगर भाई कोई भी आदमी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करे तो क्या जिंदगी थोड़ी कोई काम कलाई करे। तो पाई है संविधान की आत्मा है, संविधान की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है प्रियम्बल का। क्यों? कोई भी अया को कोर्ट में केस आगो, सुप्रीम कोर्ट में जजा का समझ में को नेरी की के फैसलो द्या के नहीं द्या। समझ आ गई? तो वह प्रियम्बल और पन्नो उठाऊंगा और उन्हें एक बार पढ़ देगा ढंग से, फिर उनका समझ में आ जाएगी कि यो है कौन सा फैसलो लेना। समझ में आ गया? तो सबसे मुख्य चीज ही क्या है? पूर्व संविधान एक तरफ और प्रियम्बल एक तरफ। अगले वाला है भारत के संविधान की सर्वोच्च विधिक दस्तावेज कौन सा है? तो संविधान को भाई भारतीय संविधान बनाया वही के सबसे बड़ो संवैधानिक क्या है दस्तावेज है। तो सर्वोच्च संवैधानिक दस्तावेज क्या? भारतीय संविधान आपके सामने। भारत का संविधान दुनिया का किस रूप में जाना जाता है? तो भारत का संविधान किस रूप में जाना जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। देखो संविधान तो और देशों में पहले भी लागू हो चुके थे, अलग अलग देशों में, अमेरिका में लागू हो चुके हो, अपने ब्रिटेन में लागू, ब्रिटेन आड़ा तो लिखे को नहीं बोलियो, कौन लिखा को बोलियो, है ना, अमेरिका आड़ा लिखे तो 15-17 पन्ना लिखे छोड़ दिया। हाँ, भारत का संविधान जब लिखने बैठे भारतीय लोग, भारतीय जो हमारे संविधान सभा के मेंबर, तो उन्होंने क्या देखा कि हर संविधान में क्या खूबसूरती है जो हमारे देश में लागू कर सकते हैं। काफी लोगों ने उसे चुराया हुआ संविधान भी कहा, काफी लोगों ने अलग अलग प्रकार की टिप्पणी की, लेकिन फर्क यही है कि हमारा देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ था कि हमें इस प्रकार के संविधान की जरूरत थी, जहां से दुनिया के अलग अलग प्रकार के जो संविधान थे उनकी जो खूबसूरतियां, उनकी जो बेहतरीन बातें थी वो हमारे जो संविधान है उसमें संकलित कर सके। क्यों? कोई भी एक संविधान है वो पूर्ण नहीं हो सकता किसी भी देश को चलाने के लिए। तो हमारे पास क्या, हमारा संविधान बाद में लागू हुआ तो हमारे पास स्वेच्छाएं थी, हमारे पास वो स्वतंत्रताएं थी, हमारे पास वो
अधिकार थे, वो हमारे पास वो चीजें थी कि हम अब क्या पहले से लिखे हुए संविधानों को आकलन कर सके, उनके अंदर झांक कर देख सके, उनके अंदर क्या खूबसूरतियां और उनको हम अपने संविधान में अलंकृत कर सके। तो इस जो हमारे पास जो एक जो हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था, हमने उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाया और अलग अलग संविधानों से जो सबसे बढ़िया चीजें थी वो अपने संविधान में लागू की। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ द पावर किनके बीच में होता है? तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? भारत ने चलाने के लिए तीन चीज सब मुख्य में है, के है विधायक पालिका। तो विधायक पालिका कौन सी है? नाम याद करो हमेशा, विधायिका विधायक जैसे बैठे हैं, समझ? विधायक नहीं, सांसद। तो सांसद या विधायक जहां पर बैठते हैं वो क्या होते हैं? क्या तो संसद है, और क्या अपनी विधायक पालिका आपने विधानसभा है। समझ में आ गया ना? तो जहां पर जो हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जठे बैठे हैं ना, बाकी बात संसद को क्या काम हो? कानून बनाने को। जैसे जीएसटी को कानून बना दियो, इनकम टैक्स को कानून बना दियो, तो कानून बनाने को काम की को है? संसदा को। ये अपना जो बिना अनपढ़ ही नहीं ऐ बनावी कानून सारा सारा। अगला क्या है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका होती है जो आपके सामने कार्य जितने भी जो नियम कायदे बनते हैं, जो सरकार वो कानून बनते हैं, उनको लागू करने का जमीनी स्तर पर किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का। अच्छा, कार्यपालिका कौन सी होती है? कार्यपालिका होती है आपके सामने जैसे कि जितने भी सरकारी विभाग के अधिकारी होते हैं, जैसे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, आपके सामने थारे इनकम टैक्स को विभाग हो, जितना भी थे सारा सरकारी कर्मचारी देखो, बस सारा का सारा कार्यपालिका का नीचा है। न्यायपालिका क्यों है? कि भाई कार्यपालिका और विधायपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं और ये जो कार्यपालिका लागू करने का कार्य कर रहा है, वहां पे कुछ त्रुटियां तो नहीं रहेगी, कोई कमी तो नहीं रहेगी, तो उसको जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। उन त्रुटियों को दूर करने का, अगर कोई अन्याय हो रहा है उसको सही करने का कार्य किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। तीनों की तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई हैं? मान लो विधायपालिका कानून बना दियो और कार्यपालिका बोली मैं तो कौन लागू करा, बोली कर लियो कि एक रुगा थे थोड़ी लागू करके आओगा, जना क्यों जा। अब मान लो कोई कानून बन को कि भाई खाद्य सुरक्षा को कि 5-5 किलो अनाज दियो जाको सब लोगों ने महीना ला दिन, जितना भी डीलर हा, जितना भी एफएसएसआई हा, बोले मैं तो ला कर लियो लागू लागू मैं तो कौन देवा, जना के कर ले। आसान सा थोड़ी बाट बाट अड्डेगा कि 5-5 किलो कौन बांट सके ना, कौन करेगा? ये डीलर से लेके और लास्ट में एफएसएसआई का जो बड़ा जो बड़ा बड़ा अधिकारी उठे से लेके सचिवालय से लेके नीचे तक चीज गुम है, बल नहीं होंगी तो लागू होने उसका। तो कार्यपालिका, अब कार्यपालिका मनमानी करने लगी, समझ में आ गई? जया की भाई गांव को था डीलर हो कौन दे रहे हो, बोले कौन दे तो अहिया कहीं बेचूंगा सारा सारा। तो क्या होगा? थे न्यायपालिका में जाके खड़े होगा, साहब बात है कि मारो कानूनी अधिकार और इको उल्लंघन आ रहे। जज बोले आ जा भाया, उन बुला लियो कट कराम। बोले क्यों, क्या कौन दे तेरी शिकायत आ रही है? बोले साहब, बोले मेरे मन में कोनी, बोले मन में मेरे है, बोले के 10 साल की सजा देनी थी, जब चुप कर राजी हो, बोले दे दूंगा काल दे दूंगा। तो क्या करे? हन दुनिया का जो अगर कठी गलती हो रही उन्हें सुधार को काम करे। अच्छा, कई बार क्या हुआ विधायपालिका का मन में आजा सांसदा का है कि आज जनता है आ क्या अगली बार अपना वोट कौन देगी, तो एक काम करें सिस्टम ही खत्म कर। तो अहिया को कानून बनाते जो जनता का अधिकार को उल्लंघन हो जाए, तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, वो जो कानून बने है संसद के द्वारा उनके कर सके, रद्द भी कर सके है और उन लागू भी कर सके। चाहो तो कदे भाई जी को लागू करा असंवैधानिक करार देते। समझ में आ गई? अच्छा से समझिए, कंपटीशन में भी सवाल पूछा जाएंगे। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक बार जो प्रश्न है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? नाम याद करो, सामाजिक न्याय, समाज प्लस न्याय, मतलब समाज के हर वर्ग में। तो समाज में कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है, गरीब भी है, कोई आदमी अमीर जाति को है, कोई गरीब जाति को है, कोई हिंदू धर्म को है, कोई मुस्लिम धर्म को है, कोई आपके सामने कोई लुल्लो है, कोई लंगड़ो है, कोई स्वस्थ है, कोई आपके सामने अलग अलग प्रकार की विसंगति पाई जाएंगी। मतलब भाई कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, दिव्यांग जिन बोला हाँ वो है। तो यही है कि अलग अलग प्रकार की कमी है समाज में, हर वर्ग ने बराबर रूप से अधिकार दे। जया कोई भी सरकारी कार्यालय में जाओगा, एक ना का थाने सीढ़ी चढ़ने मिलेंगे, दूसरे ना का रैंप लगे रहो ताकि कोई दिव्यांग व्यक्ति भी ऊपर चढ़ सके। समझ में आ गई? सरकार अमीरा ने उद्योगों में टैक्स में छूट देवे, तो जनता ने 5 किलो घी देने को भी काम करे, और जनता के लिए फ्री योजना भी लावे, सब्सिडी देने को भी काम करे। समझ में आ गई? भारत संविधान में बहुसंख्यक जो ही हिंदू उन्हें उनका अधिकार मानने को अधिकार देवे, तो मुस्लिम और अन्य धर्म का लोगन भी अनुच्छेद
जो अपने अनुच्छेद के अंदर कानून बना के उनकी संस्कृति मानने को भी मौलिक अधिकार दिया। समझ में आ गया ना ध्यान। तो यही है कि हमारा संविधान, इसी को सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है, कि हर समाज के व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिल सके, उसी को सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? चुनाव में समान अवसर देना, तो ये उसी का भाग है। मतलब समझ में आ गई कि चुनाव में सब लोगों ने भाग मिले, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगला क्या है? संपत्ति व संसाधनों का भी समान वितरण भी आ सकता है इसके अंदर, मतलब सब कुछ आता है। विचारों की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई है? तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है आपके सामने, कितना नंबर होता है? 19 नंबर आर्टिकल है, उसके अंदर आपको लोगों को स्वतंत्रता की अधिकार मिलता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है कि भाई पहले थे कोई आदमी जावा कठी काम में तो पहले भाषण दे सके है, भाषण दे के अपनी कोई सभा को निर्माण कर सका है, सभा को निर्माण कर लियो तो के कर सका है, भीड़ इकट्ठी कर सका है ना, विचरण कर सका है, घूम फिर सका है, कट्ठे जाके जमीन खरीद सका है और कट्ठे भी जाके व्यापार कर सका है। ये अलग अलग 5 प्रकार का स्वतंत्रता का अधिनियम अधिकार मिले हैं आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 19 के तहत। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद नंबर 14 हमारे समानता का अधिकार देता है कि सब व्यक्तियों को, चाहे जिन जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे सरकार वो आपको साथ अन्याय नहीं कर सकती है। फर्टेनिटी का अर्थ क्या होता है? बंधुता। बंधुता क्यों है? कि भाई सारा लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म का लोग हो, आपस में मिलजुल के रहेगा, उन बंधुता का नाम से जाना चाहे। एकता व अखंडता का मूल्य किससे जुड़ा हो? तो संविधान में ये शब्द लिखा हुआ है, एकता व अखंडता, मतलब सारा लोग एक मिलकर रहेगा और ये अखंड भारत को निर्माण करेगा। तो एकता व अखंडता किससे जुड़ी है? आपके सामने आंतरिक मूल्य से जुड़ी है। समान अवसर किस संवैधानिक मूल्य से जुड़ा हुआ? तो समानता से। किससे जुड़ा हुआ है? समानता से। समान अवसर क्या पर मिलते हैं आपको? संविधान में समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अगले वाला पॉइंट है गरिमा। डिग्निटी का क्या अर्थ होता है? डिग्निटी का अर्थ होता है सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। मतलब हर आदमी ने अपने जीवन में सम्मानपूर्ण जीवन जीवन को अधिकार है, उनके अलावा है डिग्निटी के नाम से जाने जाए। समझ में आ गया आपको? अगले वाला पॉइंट है स्वतंत्रता। लिबर्टी कितने रूपों में जानी जाती है? तो लिबर्टी, स्वतंत्रता कितने रूपों में होती है आपके सामने? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व आस्था व उपासना की स्वतंत्रता। मतलब कोई आदमी था, मैं बताया पहले, विचार रख सका अपना, फिर अपना बोल सका है, फिर क्या कर सका है? आपके सामने भक्ति, मतलब कोई भी धर्म न मानो चाहो वो कर सका है, उपासना पूजा पाठ भी कर सका है। संविधान में बंधुता क्यों आवश्यक है? क्यों भाई? भाई एक बात बताओ, थारो घर है, छोटो संविधान वाली बंधुता, थारा घर में थारा पिता दे थार चाचो जी सदा लड़ता रही, तो क्या होगी? थारे घर में कभी एकता बन सकेगी? कदे कौन बन सके ना? कोई भी आदमी था तो थार पिता दे थार चाचा आपस में लड़ाई के चल जाए, है ना, दो बातों की खदे, दो की खदे, क्यों? फूट है भाई थारे बीच में। समझ में आ गई? जना लड़ाई हो रही है यार, दोनों एक जगह नहीं तो कोई बाहर लगी मत थोड़ी हो जाएगी, कोई आके में कहते कौन खैस कहना। तो यही बात है, अगर भारत देश का अलग अलग जाति का आधार पर, धर्म का आधार पर, समाज का आधार पर, कुल का आधार पर, गोत्र का आधार पर, लिंग का भेद का आधार पर, कोई ना कोई भेद का आधार पर, भाषा पे, बोली पे, आजकल तो और भी चीज आएगी, रहन सहन पे, संस्कृति पे, लोग अगर बटे होगा तो बाहर को कोई भी आदमी आके अपना पे के कर सके, फूट डाल के अपना अलग कर सके, और अपना एकदम एक ना सारा का सारा लोग, तो क्यों है बाहर लाके हिम्मत को नहीं हो कि अपना जाके कोई किमी गलत कर सके अपना साथ। तो यही है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रीय बंधुता जरूरी होती है। भारतीय धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद नंबर 25 में आपके सामने क्या आती है? धर्म की स्वतंत्रता आती है। समानता का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भेदभाव समाप्त करना। आपके सामने समानता का अधिकार के बराबर होता है। तो क्या होता है समानता का अधिकार? क्या करता है कि सभी लोगों के। अगला क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां पर है? तो अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 25 में दिए गए हैं, क्या दिए गए? धर्म की स्वतंत्रता को। क्या आप कोई भी धर्म न मान सका, को धर्म से संबंधित कोई कर लगा को। दूसरी बात क्या, कोई भी धार्मिक आयोजन आप कर सका। 25 से लेके 28 तक ये दिया गया है। समानता का अधिकार है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या? भेदभाव खत्म करना। तो समानता का अधिकार का अर्थ यही है कि अपन भेदभाव को खत्म करना। अब मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे, मैंने ट्रिक से बहुत अच्छे से याद कराए थे पिछले वाला वीडियो, अगर अभी तक नहीं देखा तो के करो भाई, देखो जाके, ऊपर आइकॉन पर दिख जाओगे तो जाके देख लो। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया? तो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे अनुच्छेद नंबर 51A में दिए गए हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य क्यों है? कि जया अपना माँ बाप अपना पाले,
समझ में आगो। तो उनका कुछ कर्तव्य है जो अपना अच्छी पढ़ाई करानो, अपना के पढ़ा लिखा के जीवन में आगे बढ़ानो, हर वो सुविधा देनी जो एक माँ बाप दे। अं अपनो सुविधा अपनो माँ बाप है वो अपना के सारी सुविधा देवे, समझ में आ गई, जितने भी अधिकारी पे सारा दें। लेकिन अब सारा के अधिकार सारा काम के माँ बाप का ही थोड़ी कि तो अपना भी तो है कर्तव्य उनके प्रति कि भाई उनकी उम्र हो जाए ना, उनको देखभाल करना, उनको सम्मान करना, उनकी इज्जत करनी है ना, अपना भी कि कर्तव्य, सारा अधिकार आप थोड़ी लूट लेगा। तो यही है संविधान के प्रति अपना भी कुछ कर्तव्य हुई उनके कर्जा मौलिक कर्तव्य का नाम से जाने जाए, समझ में आ गई। और बाकी में लिखा गया अनुच्छेद नंबर 51A में लिखा गया, कठे से लिया गई, सोवियत संघ से लिया गए, सरदार सरवण सिंह कमेटी के द्वारा उनकी सिफारिश करी गई थी। आगे आऊंगी सारी चीज। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 है। जब लागू किया गया था तब 10 था, उसके बाद में 2002 में एक और जोड़ दिया गया, 86 संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार करता रहता है, समझ में आ गई। सरवण सिंह कमेटी 8 करी ही, उनमें से 10 जोड़ा गया था, दो और बढ़ा के। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42 संविधान संशोधन 1996 द्वारा। जैसे क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, छोटनीय संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य का स्रोत क्या है? तो मौलिक कर्तव्य होते हैं जितने भी हमारा कर्तव्य हैं संविधान के प्रति, वह कठे से लिए गए, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला क्या? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। भैया अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसको सम्मान करना क्या मावा है? आपनो प्रत्येक नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है। और अनुच्छेद नंबर किम है? 51A में दिया गया है, समझ में आ गया? अच्छे से याद कर लेना, ए में दिया गया है जी, है ना। अगले वाला, पर्यावरण की रक्षा करना कौन सी मौलिक कर्तव्य में आती है? तो मत के याद कराई, जी फॉर ग्रीनरी। और पेड़ पौधा कहें ना, तो ग्रीन मतलब हरे है, तो 51A में आएगा। अच्छा, और ये मैंने आपको याद भी करवाया था पूरा का पूरा टेक्स्ट से। कहां से करवा रखा है? मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पे मास्टर क्लास डाल रखी है, जाकर देख लो, वहां पर सब कुछ अच्छे से पढ़ा रखा मैंने। शिक्षा का समान अवसर देना किस मौलिक कर्तव्य पर निर्भर करता है? कि भाई सभी लोगों ने बराबरी से शिक्षा मिले, कोई भी अनपढ़ नहीं रहे, सबने 5 से लेकर 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त शिक्षा, जो सरकारी स्कूलों में थे फ्री एजुकेशन, देखो ना, ये अधिकार के तहत ही मिला था ना, या क्यों है 51A में मिला है, समझ में आ गई। या माँ बापा को भी अधिकार है इस चीज में कि बच्चा ने पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें कोई भी खतरनाक जगह काम करने के लिए न भेजें, समझ में आ गई। ये माँ बापा की मौलिक कर्तव्य के रूप में रखे हुए हैं। संविधान का पालन करना क्या है? हर नागरिक का क्या है? कर्तव्य है, समझ में आ गई था। क्यों भाई, मैं थाने बताया ना भाई, माँ बाप के प्रति अपनो भी तो कोई कर्तव्य है, संविधान भी अपना माँ बाप को प्रति भी तो अपना क्यों कर्तव्य है। अपना सारा अधिकारा को थोड़ी वो लाभ ले इसका, अपना भी तो कुछ होना लौटा हुआ, वो अपने के लिए इतना कर रहे तो थोड़ा बहुत अपना भी तो के लिए करना चाहिए। इसलिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि हर नागरिक है। एक अंदर 11 का पॉइंट दिया जो हर नागरिक ने अपने जीवन में, सारा तो कोई नहीं हो लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कोई ना कोई मानना ही चाहिए। मौलिक कर्तव्य की न्यायिक स्थिति क्या होती है? इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित क्या होता है कि न्यायालय में जाके खड़े होगा कि भाई मान लो कोई भी व्यक्ति अधिकार नहीं मान रहे हैं, तो क्या उसका है कि थे कि कर्ज को उन न्यायालय सजा कौन दे, इसका मौलिक कर्तव्य का आधार पर, समझ में आ गई। लेकिन कुछ ऐसे कानून है जैसे दवत को सम्मान कौन कर रहा, इंसाफ फैला रहे हो, है ना, और क्या कर रहे हो, क्या बोले अपनी पर्यावरण की रक्षा कौन कर रहा, तो हर सब चीजें से संबंधित हार पर उसका कानूनी केस उसका क्यों कुछ हर से संबंधित अलग अलग प्रकार का कानूनी दायरा में लेके हर चीजें ने क्या कर रखी, रक्षित कर रखी, समझ आ गई। तो कुछ मौलिक कर्तव्य कानून के नियोजित में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन ओवरऑल बोले तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाने देना, सीधा सीधा लिखने ना, इन्हें न्यायालय इन्हें अदालत में लागू नहीं होते, मतलब अदालत इन पे आपको फैसला नहीं सुना सकती, आपको सजा नहीं सुना सकती। अगला है मौलिक कर्तव्य नैतिक रूप से किसे प्रभावित करते हैं? तो नागरिकों को। तो क्या अधिकारी में नागरिकों का अधिकार ही, तो नागरिका ने क्या करेगा, प्रभावित करेगा, नागरिका ने मानना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का किस कर्तव्य के संबंधित है? तो राष्ट्रीय एकता बनाने का मैंने किससे याद कराया था? सी फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब सारा लोग समाज का एक मिलजुल के नहीं, तो यही है राष्ट्रीय एकता मिलकर कहां पर रहना चाहिए अपने को, कि कौन सा अधिकार है? सी। आर्टिकल 51A में क्या सारे नागरिक हैं उनको एकता बनाकर रहना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको अपनाना किससे संबंधित होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना 51AH में
किसमें याद कराया रखा है? 51 में आपको याद करवा रखा है। ये 2-3 थे जिनकी ट्रिक नहीं बताई थी, बाकी सबकी बताई थी। 51 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानना आपको जरूरी होता है। स्त्रियों के प्रति सम्मान किस मौलिक कर्तव्य में है? 51 ई में है। तो मैंने ई की क्या होता है? ई की जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में 5वें स्थान पे आता है, तो मैंने याद किया था महिलाओं के प्रति, है ना, और सभी लोगों को एक बोलकर रहना चाहिए। समझ आया? तो ई को मैंने 5 से याद करवाया था आपके सामने। न्यायपालिका ने मौलिक कर्तव्य को किस सिद्धांतों को मौलिक कर्तव्य को किस रूप में माना है? नागरिकों को मार्गदर्शक सिद्धांत, मतलब नागरिकान भी तो बेरो होना चाहिए, अपना जिंदगी में के करना चाहिए, है ना, अपना संविधान की के हिसाब से कर्तव्य मानना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य को मानने के लिए, मौलिक कर्तव्यों के लिए हमारे संविधान के प्रति लोगों की क्या उत्तरदायित्व है, लोग कितने जागरूक हैं, लोग अपने देश को सही रखने के लिए, लोग अपने देश को सही तरीके से चलाने के लिए नागरिकों की जो अधिकार हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया है। व्यवहारिक घटक की बात करें, संविधान संबंधी चर्चाओं करने का उद्देश्य क्या होता है? संविधान संबंधी चर्चा कराने का उद्देश्य क्या होता है? भाई थे 4 स्टूडेंट बैठा आपस में संविधान पर चर्चा करना बैठा। क्यों बैठा? कि मान ले थारे सागड़ा दो एक जना ने एक मौलिक अधिकार बारम कोन बेरो कोन वो बेरो पाठ को थाना मौलिक कर्तव्य में 1-2 पॉइंट को नहीं बेरो पाठ का, दूसरा कोई मान ले नागरिकता का बारम कोन बेरो तो बेरो पाठ का। तो क्यों हुआ? एक दूसरा जागरूक होगा ना थे संविधान का बारम कुछ चीज कोन बेरे। तो यही है, जागरूकता बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं ना, संविधान संबंधी चर्चाएं करते हैं। अगला क्या है? कार्यशाला वर्कशॉप क्यों कराई जाती है? मौलिक कर्तव्यों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो वर्कशॉप क्यों करवाई जाती है? ताकि मौलिक कर्तव्य होते हैं उनके प्रति जागरूकता उसको बढ़ाया जा सके। अगला क्या है? सर्वेक्षण कराने का उद्देश्य क्या होता है? तो अलग अलग प्रकार के जो सर्वेक्षण कराए जाते हैं वो क्यों करवाए जाते हैं? ताकि नागरिकों को जो जागरूकता है उसका मापन किया जा सके, नागरिकों को कितना ज्ञान है कितना ज्ञान नहीं है संविधान का बारे में, इस चीज को ज्ञान लिया जा सके। अगला है संविधान को सर्वेक्षण को कम से कम कितने लोगों में शामिल किया जाना चाहिए? तो सर्वेक्षण जब करियो जा है, जब सर्वे करी जा, सर्वेक्षण को अर्थ क्या? सर्वे। इंग्लिश मीडियम का बालक तो थे थारा कम समझ में आ थोड़ी। सर्वेक्षण क्या? सर्वे करवाई जा ना 25 लोग को मुख लेना ही था ने थारा सिलेबस में दे रखे बात में मेरा मन को बता। छात्रों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस विषय में बनानी होती है? तो मौलिक कर्तव्य संवैधानिक मूल्य। क्यों? क्योंकि यही थारो सिलेबस है, तो मौलिक कर्तव्य और संवैधानिक मूल्य पर ध्यान किया करना है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। संवैधानिक मूल्य पर चर्चा करने का क्या तरीका होता है? समूह में चर्चा करना। सभी लोग मिलकर क्या एक पूरे समूह में चर्चा करेंगे, उसी को संवैधानिक मूल्यों की चर्चा के तरीके के रूप में जाना जाता है। ई कॉमर्स से जुड़ी हुई जागरूकता किस यूनिट से संबंधित है? तो इंटरनेट से जुड़ी हुई आपके सामने स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, व्यवहारिक कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में लाना। तो क्या होता है? जितने भी संवैधानिक मूल्य होते हैं उनको व्यवहार में लाना किससे संबंधित होता है? आपके सामने व्यवहार संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में लाना किससे? व्यवहारिक कार्य के मुख्य उद्देश्य से संबंधित होता है। कार्यशाला में किसे शामिल किया जाए? तो कोई कार्यशाला होती है उसमें किस लोगों को शामिल किया जाए? आपके सामने विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और नागरिकों को, सबको शामिल किया जाना चाहिए। तो कार्यशाला क्या होती है? जैसे क्या है कि सारा बच्चा स्टूडेंट सबका सब मिलके कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन करिए, उन कार्यशाला का नाम से जाना जाए। जिम विद्यार्थी भी होंगे, शिक्षक भी होंगे, नागरिक भी होंगे, सारा लोग मिलके एक साथ कार्य करिए, उन कार्यशाला का नाम से जाना जाए। राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? राष्ट्रीय एकता के कारण। तो क्या होता है? राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन जब बढ़ता है जब सारे लोग राष्ट्रीय रूप से एक रहने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? छात्रों को अनुभव किस रूप से साझा किया जाता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझ के लोग के प्रोजेक्ट पर चीज समझ ली और इससे क्या छात्र अपना अनुभव भी बताते हैं कि यह चीज अहिया है, यह चीज अहिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज पर निबंध लिखने का उद्देश्य क्या है? नागरिक है वो जिम्मेदारी सब समझते अपने की, नागरिक सारे के सारे नागरिकों जिम्मेदारी समझना कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका अधिकार से संबंधित है। संविधान की जागरूकता फैलाने कितने तरीके होते हैं? ग्रुप डिस्कशन, आपस में बातचीत करना, वर्कशॉप करना और सर्वे रिपोर्ट करना, सारी चीज के संविधान में जागरूकता फैलाने का तरीका है। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य को पालन करना कौन सुनिश्चित करता है? नागरिक स्वयं क्या करते हैं? नागरिक खुद क्या है आपके सामने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना सुनिश्चित करते हैं। समझ में आ गया आपको? अगला क्या है?
संवैधानिक मूल्यों को दैनिक जीवन में अपनाने का क्या परिणाम है? आदर्श नागरिक व लोकतंत्र की मजबूती। तो क्या है भाई, अगर आप संविधान ढंग से मानना शुरू कर दें, संविधान के सारे मूल्य मानना शुरू कर दें, तो आप के एक जागरूक नागरिक बन जाऊंगा। तो यो आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन है, वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का छोटे वाले प्रश्न आएंगे, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अच्छे से पढ़कर चले जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।